पिछले 5 साल में जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, रिवाज बदलने की सरकार कहते थे, पूरे प्रदेश का खजाना उन्होंने अपनी घोषणाओं में लुटा दिया। इतने संस्थान खोल दिए जो कि चुनावों से पहले खुले हुए संस्थान थे और उन संस्थानों को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी संस्थान खोलने से पहले उसमें नियुक्तियां होनी जरूरी है, नियुक्तियों के लिए समय लगता था। हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए और जब अधिकारी मुझे खजाने के बारे में, आर्थिक ढांचे के बारे में बता रहे थे तो कह रहे थे 1 हफ्ते का भी पैसा हमें दिनचर्या के खर्चा चलाने के लिए नहीं है। मैं सोच में पड़ गया कि सरकारें कैसे चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती तो वो क्या करती। उन्होंने कहा कि कर्जा लेती। हमें भी सरकार चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा था, लेकिन उस दिन मैंने ठानी कि जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो और छोटे बच्चे से लेकर इस सभागार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर 1,03,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हो, उस प्रदेश में तरक्की की राह मुश्किल होगी। अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें फैसले करने पड़ेंगे और फैसलों के अनुसार प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और हमने फैसले करने शुरू किए। जो भी फैसला मैं करता था, मेरे दिमाग में गांव का व्यक्ति हमेशा रहता था। 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, कर्मचारी का बेटा हूं, पीड़ा को जानता हूं, दर्द को समझता हूं। दुख को बांटने का काम हमारे गांव के परिवारों में आज भी है, अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। मैं ये भी जानता हूं कि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे को कैसे निकालना है, इस दिशा में भी हमने काम करना शुरू किया। जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, जिस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सोए रहे हो, जिस खजाने को भ्रष्टाचारियों द्वारा लूटा जा रहा हो, जिस खजाने में पैसा पानी की तरह इसलिए बहा दिया गया कि अपने दोस्तों के लिए पैसा बांट दिया गया, मैंने सबसे पहले करारी चोट उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करने के लिए की, जिसके कारण 1 साल में हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व उगाही किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा प्रदेश के सभी जनता के साथ व्हाट्सएप कर देना वीडियो अपना रिश्ता, मांग करे या ना करे, लेकिन उसके भाव को समझने का कार्य हमारी सरकार ने किया। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 4,000 बच्चे अनाथ हो चुके थे, जिनके ना माता थे ना पिता थे। एक उम्मीद उनके मन में हमेशा रहती थी, ना मेरी मां है ना मेरा बाप है, मैं अपने चाचा के साथ रहती हूं, अनाथ आश्रम में रहती हूं, मेरे आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे है। कई बच्चे तो ऐसे थे जो +2 में मेरिट प्राप्त करते थे, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। मुझे एक बेटी मिली, कहते मेरे चाचा कहते कि +2 के बाद आपकी शादी कर दूंगा, मुझे पढ़ना है। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके आश्रम में गया, उनकी भाव को समझा। मैंने फैसला किया कि इन बच्चों का कोई सहारा बने ना बने, हिमाचल प्रदेश की सरकार बनेगी। जो बच्चे अपने माता को खो चुके हैं, जो बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। इस सोच को मैंने कानूनी रूप उस समय दिया जब अक्टूबर में इस योजना को हमने लागू किया, और जब हमने पूरे देश का कानून खंगाला तो हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों को सहारा देने वाला पहला प्रदेश बना।
जहां 18 साल से ऊपर की बेटी या बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, कोई भी शिक्षक से संबंधित कोर्स करना चाहता है, उसकी फीस का सारा कोर्स सरकार उठाएगी। और वो अगर कंपटीशन में भी बढ़ना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, वो भी सारा सरकार उठाएगी। और जिस तरह हमारा बच्चा बड़ा होकर कॉलेज जाता है, हमारे माँ बाप अपनी जेब से उसको पॉकेट मनी देते हैं, चाहे 200 रुपया देते हैं, चाहे 100 रुपया देते हैं। हमने कहा इसे भी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए और हमने प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक महीना 4000 रुपया पॉकेट मनी करें। ऐसे बच्चे हैं जिसमें कई बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, कई बच्चे एमफिल कर रहे हैं, कई बच्चे बीटेक कर रहे हैं। उनकी फीस देने को पैसा नहीं था, हमने उन सब बच्चों की फीस भी दी। कोई शादी की उम्र पार कर चुका है, हमने उन्हें शादी करने के लिए 2 लाख रुपए दिया और घर बनाने के लिए भी 3 लाख दिया। ये योजना हमारी पहली योजना थी। 15 महीने हमारी सरकार को हुए हैं और 15 महीने में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, आज मैं जनता की अदालत में इसलिए रखना चाहता हूं कि जब आप वोट डालने जाएं तो आपको ये फैसला करना है कि एक तरफ तो आम लोगों की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जो जनता की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, हमें उनका साथ देना है। इस दृष्टिकोण से आपको आने वाले समय में वोट डालना है। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आने लगी। पहली बार 40 साल में 20% अर्थव्यवस्था में सुधार आया। 20%। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब प्रदेश का खजाना सभी संसाधनों से भरने लगता है, सब दृष्टि से जब चोर दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को हमारी ये नीतियां रास नहीं आ रही, लेकिन हम पीछे नहीं हैं। मैंने कहा हमारे चुनाव 2027 में होने हैं। 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस प्रदेश में विकास की गाथा लिख चुके हैं। बार बार हमसे मांग करते थे कि बुढ़ापे में हमें 2700 रुपया पे मिलेगी, सिर्फ पेंशन मिलेगी, सिर्फ 2700 रुपये। कुछ ये कहते थे कि 3200 रुपये पेंशन मिलेगी। उनका अंशदान 12% करता था, सरकार की तरफ से 13% दिया जाता था। मैंने पता किया, उन सरकारी कर्मचारियों का अंशदान 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़ा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिला। मैंने कहा सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का 9,000 करोड़ रुपया फंसा है, आप इस पैसे को वापस कीजिए। हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में विचार करेंगे। मैंने उनके विचार शब्द को नहीं देखा। मैंने उन 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। पहली कैबिनेट थी, कैबिनेट का विस्तार 1 महीने पहले हुआ और हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को 2003 से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया और आज मुझे खुशी है 5,000 या 4 या 5,000 ऐसे सरकारी कर्मचारी है जिनके पास 2,250 रुपया मिलता था, 3,000 रुपया मिलता था। परिवार का कोई भी आदमी नौकरी नहीं करता था। जब उसको पेंशन मिली, उसने खुश होकर कहा कि अब मेरे बच्चों का, मेरे पोतों का भी पालन पोषण हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मैं चाहता तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम 2026 में भी लागू कर सकते थे, चुनावों से पहले भी लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं जानता हूं कि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। अगर मैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहा हूं तो हर महीने के पहले हफ्ते में उनके घर में खुशी आएगी, इस उम्मीद के साथ कि मेरे घर में कुछ न कुछ पैसा आ रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, आप लोगों की समस्याओं को हम समझने लगे। गांव की क्या समस्या होती है, शहर की क्या समस्या होती है, आम आदमी की क्या समस्या होती है, महिलाओं की क्या समस्या होती है। ऐसी
अव्यवस्था इस प्रदेश में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छोड़ के गई कि हॉस्पिटलों में बुरा हाल है, शिक्षा का स्तर निचले स्तर पर गिर चुका है। हमने सोचा हम शिक्षा के स्तर में आज हमारा गवर्नमेंट स्कूल का 5वीं का बच्चा जिसको हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। हमारी क्वालिटी एजुकेशन गुणात्मक शिक्षा में हम पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए। अगर हमारा 5वीं का बच्चा ही नहीं दूसरी की क्लास नहीं पढ़ सकता तो ऐसी शिक्षा को क्या फायदा होगा। हमने उसमें सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। हमारे समय तो 8वीं तक टाट मिलता था, 9वीं में बेंच मिलते थे, ऐसा होता था हमारे समय में। लेकिन मैं आज उन बच्चों को कहना चाहता हूं जब एक गवर्नमेंट स्कूल का आम परिवार से बच्चा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है तो कोई भी बच्चा किसी भी परिवार का आम परिवार का क्यों ना हो वो किसी भी चीज को अगर संघर्ष करे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े तो प्राप्त कर सकता है। अब देखने की बात यह है हॉस्पिटल में जाते हैं पर्ची के लिए लाइन लगी होती है, कैजुअलिटी में एक बिस्तर पर 2 लोग बैठे होते हैं। प्रदेश को कंगाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, पैसा लुटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, इस दृष्टि से उन्होंने कभी सोचा नहीं। हमने सोचा, हमें सिर्फ 15 महीने हुए। हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी यहां बैठे हैं, इस संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज भी है, रामलाल ठाकुर जी के पोते भी है। हमारी इनसे चर्चा हुई, रात के 12-12 बजे तक हम चर्चा करते रहे कि कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाए। और आज हमने फैसला किया कि कुछ फैसले करने पड़ेंगे और हमने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने के लिए पहली कक्षा से गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू किया जो कि अब शुरू हो चुका है। प्रत्येक जिले में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा जहां बच्चों को खेलने की भी सुविधा होगी, पढ़ने की भी सुविधा होगी, लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी और 6 बजे तक उस बच्चे को हम अपने पास रखेंगे और शाम को अपने माँ बाप के संस्कार प्राप्त करने के लिए उसे घर भी भेजेंगे। वो हमारी सोच है, उसके लिए हमने 400 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। इन स्कूलों को बनने के लिए समय लगेगा लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है ताकि हमारा बच्चा भी आत्मविश्वास से भरा हो और कहीं भी जाकर किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी हो तो उस विषय पर चर्चा कर सकता हो। इस दृष्टि से हमारी सरकार सोचने लगी। हमने देखा पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं, वकील के पास जाते बार बार अनुरोध करते कि मेरी तकसीम करवा दो, मेरा इंतकाल करवा दो। राजस्व कानून ऐसे पटवारी साहब भी कुछ नहीं कर सकते, कानून साहब भी कुछ नहीं कर सकते। हमने उन कानूनों में बदलाव किया और कानूनों में बदलाव करने के बाद पहले आप पटवारी साहब के पीछे जाते थे, आजकल पटवारी आपको फोन कर रहे हैं कि अपना इंतकाल करवा दीजिए, तकसीम करवा दीजिए। धीरे धीरे हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक होने लगी, हम आगे बढ़ने लगे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कितने बुजुर्ग इस सभागार में बैठे हैं। इतिहास की सबसे अत्यधिक बारिश जो पिछले 75 सालों में नहीं हुई 7 जुलाई से शुरू हुई। पूरे प्रदेश में बारिश का ऐसा तांडव था, हर जगह हाहाकार हो रहा था। मेरे पास पूरे प्रदेश से खबरें आ रही थी। मैं अधिकारियों से बैठक कर रहा था कि इस बाढ़ में हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़कर ना जाए, अलर्ट जारी कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। लेकिन बारिश इतनी अत्यधिक, मुझे रात को डिप्टी कमिश्नर का 2 बजे फोन आता है कि कुल्लू जिला पूरे देश से कट चुका है, 75,000 टूरिस्ट फंसे हैं, 15,000 गाड़ियां फंसी है, सड़कें टूट चुकी है, बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं, पानी की योजनाएं नदी के किनारे ढह चुकी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। मैं रातों रात कुल्लू पहुंचा, 3 दिन तक मैं वहां पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रहा। हर्षवर्धन चौहान जी शिराई में थे, इनको भी मैंने रातों रात फोन किया कि आप भी पहुंचिए, अपने शिराई क्षेत्र का पूरा दौरा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर से बात करते रहे, विनय कुमार जी से बात कर रहे, विधायक के स्पीकर नहीं थे, इनसे मैंने बात की। सब लोग अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अली नहान में थोड़ा कम नुकसान हुआ जुलाई में, पर कुल्लू, मंडी,
बिलासपुर में बहुत अधिक नुकसान हुआ। अब 75,000 टूरिस्ट फंस गए हैं, होटलों में रह रहे हैं, पीने के पानी की समस्या आ गई। मैंने सबको पीने की पानी की समस्या मुहैया करवाई। 48 घंटे के अंदर सभी 75,000 टूरिस्टों को उनके घरों में पहुंचाया। 15,000 गाड़ियों के हमने उनके घरों में पहुंचाया। वर्ल्ड बैंक कोई हमारा नहीं, हम तो छोटी सी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी हमारे इस कार्य की प्रशंसा की। नीति आयोग में भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठते हैं, नीति आयोग ने भी हमारी इस बात की प्रशंसा की। और तो और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी इस बात की प्रशंसा की, क्योंकि हमने काम किया। और अभी हम इस आपदा की पहली स्थिति से निपट ही रहे थे कि दूसरी बार फिर अत्यधिक बारिश हुई। 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में इतनी अधिक बारिश हुई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बारिश के कारण एक दिन में 51 मौतें हो चुकी हैं। कोटा साहब में भी बारिश में लैंडस्लाइड के कारण कुछ घर तबाह हो गए। अप डाउन है जीवन हमको छोड़कर चले गए। जब मैंने मौत का आंकड़ा देखा तो मेरे दिल में पीड़ा हुई। इस बरसात में 551 लोगों को हमसे छीन लिया। 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। इतनी अधिक बारिश से कभी इतनी अधिक मौतें नहीं हुई थी। मैं सुबह जाता, कभी सरका घाट, कभी नूरपुर, कभी इंदौरा, शाम को वापिस आता। लोगों से पूछता, अधिकारियों से बैठक करता, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करता और कहता कि अब इन परिवारों को बसाने का समय हमारे लिए। मुझे अधिकारी ये कहते कि सर हिमाचल में तो एक खंभा लगाने के लिए भी 10 दिन लग जाते हैं, बिजली का अगर उड़ जाए 10 दिन तक उस पर घर में रोशनी नहीं है। मैंने कहा अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने अधिकारियों की रात दिन ड्यूटी लगाई और उन 22,000 आपदा प्रभावित परिवार हुए 22,000, जो एक अपने पक्के घर में रहता था या कच्चे घर में रहता था, रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, उसको ये मालूम नहीं था कि 1-2 घंटे बाद इस बारिश में जो लैंडस्लाइड होगा वो उसके पूरे घर को बहाकर ले जाएगा। किसी तरह वो परिवार अपनी जान बचाकर बाहर निकला। पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। सिर्फ आंखें उठाकर जिस घर में वो अभी 2 घंटे पहले सो रहे थे, उस घर को तबाह होते देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे उनके रो रहे थे कि मेरी गुड़िया वहां रह गई। ऐसी स्थिति इस प्रदेश में आन पड़ी कि मन घबराता था। हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि इस आपदा का हम चुनौती के साथ सामना करेंगे और हमने इस आपदा की लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा। मैं पोंटा भी आया, सब जगह आया, सब जगह आकर हमने बात की और सब लगा सब जगह आकर हमने बात की। पाया कि जो लोग टेंटों में रह रहे हैं, हिमाचल में कोई भी परिवार टेंटों में नहीं रहता। मेरे दिल में आया कि कितने दिन तक टेंटों में रहेंगे। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया। मैं वापिस अधिकारियों की बैठक ली और हमने एक ऐसा नीति बनाई। हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसी नीति नहीं बनी कि जो टेंट में रहने वाले गांव के लोग थे कि गांव में कोई भी किराए का मकान लेगा, हमारी सरकार उसको 5,000 रुपया महीना किराए का देगी। खाना पीना और गैस का सिलेंडर 31 मार्च 2024 तक फ्री कर दिया। शहर में जो तबाही हुई उनको 10,000 रुपया महीना देना शुरू कर दिया। फिर शिक्षा की बात आई। कई दिन स्कूल बंद रहे। शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई और हमने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई। ये पीड़ा हमारे मन में थी। इतने से काम नहीं होने वाला। जिसका सब कुछ त्योहार चला गया, शादी के गहने तक रह गए। वो पत्नियां आती, एप्लीकेशन देती कि हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, हमने कुछ पैसा जमा करके रखा था, वो भी बह गए। क्योंकि हम थोड़ा बहुत पैसा अपने घर में रखते हैं, हमारा यहां रिवाज है। फिर उन घरों को बसाने की बात आई। बीजेपी वाले हमेशा यही कहते रहे कि विधानसभा का 70 बनाइए,
हमने कहा विधानसभा का 70 बुलाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। कितने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस ड्यूटी में लगे आपदा से निपटने के लिए। अगर हम विधानसभा का 70 लगाएंगे तो विधानसभा की सुरक्षा में लग जाएंगे, सवालों का जवाब देने के लिए लग जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे थे कि हम भी कुछ दान कर सकते। पूरे हिमाचल प्रदेश से सब परिवारों ने हमको दान दिया। क्या बच्चे थे, क्या बूढ़े थे, क्या लोग थे, उन्होंने अपना पैसा दान दिया। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक में जो 5-5 रुपया 2-2 रुपया जोड़कर अपनी गुल्लक जोड़कर रखते थे, उन बेचारे छोटे छोटे बच्चों ने मुझे आकर गुल्लक दी। मैंने कहा जब छोटे बच्चे भी गुल्लक दे सकते हैं तो मैंने भी अपनी पूरी जमा पूंजी जो जीवन की थी 51 लाख रुपया इस आपदा पर मदद करवाना। सवाल ये नहीं है कि क्यों दी, सवाल ये है कि हमने उनकी मदद कैसे करनी थी। भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति करते हैं। विधानसभा का 70 हुआ और विधानसभा के 70 में 3 दिन तक आपदा पर चर्चा हुई। हर्षवर्धन चौहान जी ने पार्लियामेंट मिनिस्टर होने के नाते कहा कि हम सबसे पहले आपदा पर चर्चा करवाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाया उसको सरकारी प्रस्ताव घोषित करते हैं। विधानसभा में चर्चा, बड़ी बड़ी बातें की गई। जब हर्षवर्धन चौहान जी कहा कि इस आपदा में हिमाचल प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 551 मौतें हो गई है, 22,000 घर तबाह हो चुके हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में हम केंद्र सरकार को ये लिखते हैं कि आप हमें कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। इन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, हमने उसका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल कुर्सी पर बैठा रहा, उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई वो कोई हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर नहीं आई, आम आदमी पर आई, गरीब आदमी पर आई। इसके लिए हम सहायता मांग रहे थे, वो खड़े नहीं हुए। मैंने खड़े होकर उनसे प्रार्थना की कि कम से कम आप हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने चाहिए, गृह मंत्री से मिलने चाहिए। उनकी हिम्मत ने तक नहीं थी। मुझे तो दुख इस क्षेत्र के सांसद से होता है, सुरेश कश्यप जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय स्टेट प्रेसिडेंट थे। आपकी वोटों से चुनकर वो दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचे। उनकी भी एक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और एक साधारण से कागज में लिखकर ये कह दे कि हिमाचल को इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम कुछ आर्थिक सहायता दीजिए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखने को क्या इस बात को सदन में भी नहीं उठाया, सदन में भी नहीं उठाया। फिर क्यों चुनकर आप ऐसे लोगों को भेजते हैं? हम नाम पर चुनकर उनको भेज देते हैं। सवाल यह था, वो हमारे परिवार नहीं पर हमारे वो सारे लोग परिवार के सदस्य थे जिनके घर टूट चुके थे, जिनके घर बर्बाद हो चुके थे, जिनकी जानें जा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई। वो हिमाचल विरोधी पार्टी है। हमने फिर भी हिम्मत नहीं मारी, हारी। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बजट बनता है, बजट में रखा जाता है। मैंने अपने खर्चे कम किए, संसाधनों पर कटौती की, हेलीकॉप्टर तक मैंने छोड़ दिया और कहा पहले न्यौता परिवारों की मदद करनी है। और हमने उन आपदा परिवारों के लिए 4500 करोड़ रुपए का पैकेज अपने संसाधनों से पैकेज आ गया। सेब का सीजन चल रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, युद्ध स्तर पर हमने कार्य करना शुरू किया। विनोद सुल्तानपुरी जी ने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया कि आपदा प्रभावित परिवारों को, मेरे को चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आपदा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, मेरे क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। मुझे इस बात का अच्छा लगा कि एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आके मेरा क्षेत्र तो देखिए। मैं इनके क्षेत्र में गया और जो घर टूटे हुए थे, अच्छे घर टूट चुके थे, वो परिवार मेरे से गले मिलकर रो रहा था, कह रहा था हमारे पास कुछ नहीं बचा, सरकार की कितनी मदद करेगी। मैं उसी दिन शाम को अधिकारियों के पास आया। पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से घर बनाया जाता है। एक ईंट सिर पर उठाकर महिलाएं घर बनाती है, वो घर 1.5 लाख से नहीं बन सकता। अधिकारी मुझे कहते हैं कि हमारे रिलीफ मैन्यूअल में यही है। मैंने कहा कि मैं सब रिलीफ मैन्यूअल को उठाया, रात को पढ़ा,
और वकील साहब में नेता लोग आते हैं फॉर्मेलिटी करके पूरे चले जाते हैं। मैं फॉर्मेलिटी के लिए दिया, हम आपकी सेवा के लिए आए। मैं भी चाहता 1.5 लाख देता कि नुकसान का मुआवजा दिया, 25,000 पटवारी ने दिया। मैंने न कहा नहीं, नियम बदलो, कानून बदलो, और हमने 7 लाख रुपया आज के तकरीबन 4,000 परिवारों के घरों में नए घर बनने वाले। तो ये इतनी कांग्रेस पार्टी की सरकार की 15 महीने की है। फिर हम दूसरा बजट बनाने लगे। दूसरा बजट बनाने लगे तो मैंने अधिकारियों की बैठक बुला ली। मैंने अधिकारियों से पूछा कि जो हमने कड़े फैसले किए थे उसका परिणाम क्या हुआ। अधिकारी मेरे पास डिटेल देने लगे। मैंने पूछा कि शराब के ठेकों की नीलामी से हमारी कितनी आय हुई और पिछले 4 साल में क्या आय होती थी। हम आपका पैसा बहाया जाता था, 4 साल में ठेकों में रिन्यू कर दिया जाता था, 1 साल में सिर्फ 160 करोड़ रुपए आता था। हमने कानून बदलकर जब ठेकों की ऑक्शन की, 1 साल में 160 करोड़ की जगह 500 करोड़ रुपए आए। हमने उस पर टैक्स लगाया, 10 रुपए मिल्क सेस लगाया ताकि मैं किसानों के हाथ में पैसा पहुंचा सकूं। और जब मुझे उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपया आपकी नीतियों के कारण, आपके सख्त फैसलों के कारण आम जनता का बचा है, तो मैंने कहा कि इसको आम जनता में बांटना। अधिकारी कहते कि अभी क्यों बांटना है, चुनाव तो 2027 में है, तब बांटिए। मैंने कहा नहीं, हम राजनीति करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये पैसा उस समय नहीं बांटना चाहते। हम भावनाओं को खरीदकर राजनीति नहीं करना चाहते। हम पहले दिन से ही आम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दूसरा बजट पेश हुआ, उसमें पहले में हमने उन बच्चों के लिए योजनाएं, दूसरे बजट में मैंने विधवा बहनों के जो बच्चे हैं जिनका पति किसी न किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एकल नारी है, उनके सभी बच्चों को 27 साल तक हम शिक्षा मुफ्त देंगे, चाहे वो 1 लाख डॉक्टर की फीस हो, चाहे हो। इस योजना को हमने अमलीजामा कराया है। उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख नहीं 3 लाख रुपया देंगे, क्योंकि वो पैसा हम अपनी बहनों को देना चाहते हैं। और दोनों की गाड़ी 260 से 300 रुपया कर दी। सरकारी कर्मचारी मेरे पास आते थे, पुलिस वाले भी मेरे पास आते थे। सरकारी कर्मचारी कहते थे कि हमारा डीए नहीं मिल रहा, हमारा ए नहीं मिल रहा। मुझे याद था जब मैं इस आर्थिक खजाने, खाली खजाने की अधिकारियों से बैठक ले रहा था, तो कहा था कि 10,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का एरियर है और डीए भी है। मैंने 4% डीए की घोषणा की, और जो पुलिस वाले बेचारे डाइट मनी पिछले 10 साल से 210 रुपये महीने के मिलती थी, 7 रुपये दिन के मिलते थे। सुबह सुबह मेरे साथ पुलिस वाले थे, मेरी सिक्योरिटी में, उनसे पूछा, कहते जी 210 रुपये मिलते हैं। तो मैंने बोला दिन का काम 7 रुपये का मिलते हैं। मैंने बोला खर्चा वर्चा तो आपका ऐसे चल पड़ता होगा। कहते नहीं जी ऐसे वैसे कुछ नहीं चलता। अधिकारियों की मैंने बैठक बुलाई, 210 से उन्होंने कहा कि हम 400 रुपया कर देते हैं। मैंने बोला कि 210 से 400 रुपया क्यों कर देते, पैसा तो हमारे पास पड़ा है। 400 रुपए से आगे अधिकारी बढ़ना नहीं चाहते थे। मैंने नहीं पूछा उनको बजट के समय, और 210 में मैंने जो पुलिस भाई वाले खड़े हैं सीधी 1,000 रुपये किया, 5 गुना बढ़ाया, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा में हमेशा लगे रहते थे। फिर और पैसा बचा। जितने 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आपके परिवार में कभी कोई नौकरी रहा हो तो आप अपनी बेटी से मांगने से भी हिचकिचाहट महसूस करते होंगे कि बेटे से अपने लिए मांगे। आप अपनी बीमारी को दबा देते हैं गरीबी के कारण। कुछ लोग तो सोसाइटी में जाकर अपना जमीन गिरवी रखते हैं और फिर उसके बाद अपना इलाज करवाते हैं। मैंने कहा कि इस व्यवस्था को भी परिवर्तित करना होगा, और हमारे इस बजट में जो अभी लागू होने जा रहा है, 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, महिला है, उसका मुफ्त इलाज हिमाचल प्रदेश की सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये आप लोगों की नहीं योजना है, ये आपका पैसा है। बजट सेशन चल रहा था,
कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को गिराने का साजिश रची और पिछले 10 साल में एक नई डिपार्टमेंट बन गया ऑपरेशन लोटस का। ये डिपार्टमेंट ही बन गया कि कैसे सरकारें गिरानी है। मध्य प्रदेश में सफल हो गए, कर्नाटका में सफल हो गए, गोवा में सफल हो गए, अब हिमाचल की बारी थी। हमने सोचा कि राज्यसभा का चुनाव है, जो 6 बीटे में विधायक है वो हमारे साथ बड़े आराम से डिनर कर रहे थे। डिनर साथ कर रहे, टेबल पर बैठे, सुबह भी ब्रेकफास्ट साथ कर रहे। अब कैसे इनके दिल के अंदर की बात जाने की ब्रेकफास्ट भी साथ कर रहे और बजट सेशन में मेरी प्रशंसा के फूल मार लगे। बहुत अच्छी योजना लाए, बहुत अच्छी योजना लाए, बहुत अच्छी योजना लाए। 6 विधायक इतनी अच्छी प्रशंसा के फूल बांध रहे, मैं भी गदगद हो रहा अपनी प्रशंसा सुनकर, और होते भी है ना। तो जैसे ही राज्यसभा में वोटिंग हुई, वोटिंग में उन्होंने वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को हाथ में न डालकर बीजेपी में डाल दिया। डालने के बाद हमने सोचा कि राज्यसभा में वोटिंग होगी, हमारा प्रत्याशी चुनाव हार गया। हारने के बाद ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते थे। हर्षवर्धन चौहान जी ने हमारी विधायक दल की बैठक बुलाई कि 28 तारीख को सीएम साहब आपने बजट में रिप्लाई पास करना है, वो बजट की योजना जो आपके लिए आई। मैंने कहा बजट तो हम पास करना ही है। हमने योजना को नया स्वरूप दिया और कहा कि 6 आदमियों से जिन्होंने वोट खिलाफ डाला, ये वोट डालने विधानसभा में आएंगे। हमको क्या पता था कि वो वोट डालने के पहले पंचकूला चलेंगे। पंचकूला चलेंगे, हमने सोचा अगले दिन आएंगे नहीं, हमारे पास मेजोरिटी है, बजट पास हो जाएगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर। हमें महसूस तो कब हुआ जब एक के बाद दूसरा हेलीकॉप्टर और सीआरपीएफ के जवान गन लेकर उनके साथ चल रहे। अरे हमने बोला हिमाचल प्रदेश तो शांति प्रिय प्रदेश है। हर्षवर्धन जी विधानसभा में उठ के बोलते कि यहां गन की जरूरत नहीं है, हिमाचल में किसी बंदूक की जरूरत नहीं है। वहां से जिन्हें जिन्हें भी बोला ये देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। भाषण दे रहे थे, सोलंकी जी भी अपनी राय में बोल रहे थे। हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात करके बजट पास करवाया जाए। 28 को बजट प्रस्तुत हुआ और मैं उसका रिप्लाई देने के लिए तैयारी कर रहा था। सारे हिमाचल से फोन आ रहे थे, सरकार जा रही है। मैंने सोचा कहाँ जा रही होगी, हम तो यही है। हम तो यही है। और टीवी में चल पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। हर्षवर्धन जी मेरे पास आए कि आपने, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही थे, तो तैयारी करवा रहे थे कि बजट में हमने बोलना क्या है। रोहित जी से मैं शिक्षा के टिप्स ले रहा था। कहते हैं पता नहीं आज कितने चैनल है नेशनल, सब में करा हुआ, और पूरे हिमाचल से करके हमको फोन आ रहे हैं और मैं बजट पढ़ रहा हूं। क्योंकि मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है कि मुझे किसी कुर्सी के साथ चिपकना है। मैंने तो आम लोगों की सेवा करनी थी। बजट पढ़ा, जयराम ठाकुर जी वहां खड़े होकर बोल रहे, अरे भाइयों इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमने सोचा भी तो भगवान जी से भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी होगी। राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति करते हैं, हम तो राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और सच में चलने वाले लोग हैं। तो अगर टीवी में चैनल वाले सब चले, मैं भी चला गया। नीचे पूछा गया आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा क्यों दूंगा भाई मैं इस्तीफा, मैंने क्या गलत काम किया हुआ। कहते आपकी मेजोरिटी चली गई। मैंने बोला नहीं, हमारी मेजोरिटी अभी भी है। अभी भी हम 34 विधानसभा के सदस्य आया है भारतीय जनता पार्टी के, 25 सदस्य, 6 सदस्य घोड़ू सदस्य बिके हुए हैं। विधानसभा में आप लोगों से संबंधित बजट पास हुआ। हमने सोचा 6 विधायक जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनकर गए थे, किस पर चुनकर गए थे? हाथ पर चुनने वाले जो विधायक थे वो उस बजट में नहीं आए। और उसी समय हर्षवर्धन जी ने स्पीकर महोदय से बोला 1 मिनट कि 6 कांग्रेस के विधायक जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय
वो सभागार में नहीं आया, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और हमारे अध्यक्ष जो लॉ पढ़े हुए हैं उन्होंने कहा आम आदमी गरीब लोगों से जुड़ा हुआ बजट था, इसको पास करने में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया और डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर हिमाचल की सीमा के अंदर आ ही नहीं रहे थे। 1 महीना तक घूमते रहे। कुछ लोग तो हरिद्वार में गए अपने पाप धोने के लिए, आपके साथ गंगा जो बहती है। अब जब हरिद्वार में गंगा के पानी में ठंडे लगे तो गंगा मैया के कान में पानी कान के पास से गुजरा था, कह रहे थे तुम बड़े पापी हो, तुम अपने घरों में नहीं जा रहे, अपने घरों में भी नहीं गए वो। और 1 महीना तक वो घूमते रहे। 1 महीना बाद आए, बिके हुए थे, फटाफट भारतीय जनता पार्टी को कोई दिल्ली में कार्यालय, फटाफट हाथ उतारा, कमर डाल दिया। अब ये देखने वाली बात है कि कुछ समय बाद जो बीजेपी है उसके राज्याध्यक्ष भी बदले जाएंगे, राजीव बिंदल जी, मुझे लगता है। मेरे बार बार इस प्रकार का बयान देते हैं। वो बिके और बिकने के बाद आज जनता की अदालत में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो जब आप 1 तारीख को वोट डालने जा रहे हो, मेरा आपसे एक अनुरोध है, उन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, आप हमें 4 लोकसभा की सीटें जिताएंगे, यही उनका चुनाव होगा। तो क्या आप विनोद सुल्तानपुरी को समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके जोर से बोलिए। मुझे ये पता है अभी हमारे 34 विधायक हैं, उनके 25 है। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ जो किसी पार्टी का नहीं, वो विधानसभा के गेट के बाहर बैठ के कह रहा है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। आजादी द्वारा मतलब उनके दिमाग इतने बिंद दिए हुए हैं, उनको नजर ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि तो अध्यक्ष मोदी ने बोला ना तुम कांग्रेस पार्टी के, ना तुम बीजेपी पार्टी के। अगर कांग्रेस आती है उनको भी समर्थन दे सकते हैं, बीजेपी आती है उनको भी समर्थन दे सकते हैं। नहीं बोलते जी हमारे इस्तीफा स्वीकार करो और सीधे कोर्ट में चले गए। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कोर्ट में चले गए। आजादी के बाद का ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहां आजाद विधायक बोल रहे कि हमारा इस्तीफा कोर्ट के माध्यम से स्वीकार करो। ठीक है, आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस जनता ने आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, उस जनता के प्रति जिम्मेवारी आपकी भी है। तो क्या आप अगला चुनाव नहीं लड़ोगे? आपका क्या पता है कि आप बिककर फिर बोले कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के नहीं बदल सकती, हम नहीं बदल सकते। ये कुर्सी एक आम वनवास से निकले मुख्यमंत्री की कुर्सी है, आपकी कुर्सी है। अगर आप ये सोचोगे कि सरकार बदल देगी, कभी नहीं बदल सकती। बड़े बड़े तानाशाह को बड़ी बड़ी क्रांतियों में बदलने के लिए जनता ने साथ दिया है, और जनता ही एक ऐसी है जो धनबल को हरा सकती है। और जनबल तभी जीतता है जब जनबल इकट्ठा होकर मुंह तोड़ जवाब देता है। तो क्या आप धनबल का जनबल से जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? जोर से बोलो जरा। धन्यवाद। मैं एक बात और आपके साथ कहना चाहता हूं। उसके बाद बार बार बिंदल जी बोलते थे कि 1500 को क्या होगा, कब पूरी करेगी कांग्रेस गारंटी। हम तुम्हारी तरह सोए नहीं रहे 5 साल, हम तुम्हारी तरह प्रदेश का खजाना लुटाते नहीं रहे। आपने तो प्रदेश के खजाने के चोर दरवाजे बहुत खोल दिए, एक नहीं खोला कई खोला। अभी मुझे बंद करने में 3.5 साल और लगेंगे। 3.5 साल हमारी सरकार रहेगी, और जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने दी, उसी भगवान और इस प्रदेश के देवी देवताओं ने हमारी सरकार को बचाया। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फिर आई बात, पैसा कितना बचा, बजट पास हो गया, कहा कि 800 करोड़ रुपया बचा है। मैंने कहा हमने अपनी बहनों को, जो बेटी हमारी 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर सकी है, उसको हम 1500 रुपया देंगे, और जब तक वो जीवित रहेगी, जब तक जीवित रहेगी, उसको हम तब तक 1500 रुपया देंगे, और 1 साल का
18,000 रुपया दिए और हमने प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी। लाहौल स्पीति में क्योंकि मैंने 1 मई से बोला तो वहां सबके अकाउंट में 12,000 15,000 आ गए और हमारे फॉर्म बनने शुरू हो गए। आपदा को भी रुकवाने के लिए जयराम ठाकुर जी और बीजेपी और सुरेश कश्यप जी दिल्ली जाते रहे। अब ये प्यारी बहना जिसमें बहनों को 1,500 रुपया मिल रहा है उसके लिए किसी से भाग के पूरा चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग के पास बोले कि इस योजना को भी मत लागू करो। वो हम राजनीतिक तौर पर लागू नहीं करना चाहते। वो योजना बन चुकी है, लागू हो चुकी है। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी अगर हमारे को चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी, जून में अप्रैल का 1,500 रुपया और मई का 1,500 रुपया भी हमारी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के खाते में जाएगा। महिलाओं को तो जोर से तारीफ जानी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में धन कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में सेवा के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आपने मेरे भाषण में पहले दिन के भाषण निकाल लीजिए, आज के दिन के भाषण निकाल दीजिए। थोड़ी हिंदी में बोलने में गलती हो सकती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आज 2027 तक हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। समृद्ध प्रदेश कैसे बन सकता है? जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। और हमने किसान से संबंधित योजनाएं शुरू की। गाय पालक है, पशुपालक है, भैंस पालक है। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना क्योंकि दूध शाम को खराब हो जाता है। हमने कहा दूध 45 रुपए किलो पशुपालक से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। गाय के दूध का एमएसपी हमने 45 रुपए फिक्स किया। भैंस के दूध का हमने एमएसपी 55 रुपए फिक्स किया। और गाय और भैंस के दूध से जो कृषक गोबर से खेती करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, हमारी सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो नहीं है। कई युवा हमारे नशे की आदत में पड़ गए हैं, उनके लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि कैसे नशे से छुड़ाया जाए। हमारी सरकार ने इस बजट में उनके लिए पैसे का प्रावधान किया। आने वाले समय में इन योजनाओं पर भी ध्यान लगाकर आगे बढ़ा जाएगा। अंत में 15 महीने की सरकार में ये तो कुछ योजनाएं हैं जिसका मैंने आपको हवाला दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका साथ हमारे साथ रहा, आम व्यक्ति का साथ हमारे साथ रहा, दुकानदार का साथ हमारे साथ रहा, हर एक भाई का साथ हमारे साथ रहा, दावे के साथ कह सकते हैं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।